प्रिय विद्यार्थियों, आज हम विश्व में जनसंख्या वृद्धि विषय पर चर्चा करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने मानव भूगोल के उपागमों पर चर्चा की थी। तो आज हम जनसंख्या वृद्धि के इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर एच.एन. कोहली, एसोसिएट प्रोफेसर, भूगोल विभाग, राजकीय कला महाविद्यालय, कोटा से। जनसंख्या वृद्धि, सबसे पहले हमें जानना होगा कि जनसंख्या वृद्धि से क्या तात्पर्य है। देखिए, जनसंख्या वृद्धि का अर्थ होता है एक निश्चित अवधि में किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या में होने वाला परिवर्तन, यानी किसी भौगोलिक क्षेत्र की जनसंख्या के आकार में एक निश्चित समय में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। यानी निश्चित अवधि होगी और एक स्थान विशेष होगा, उसमें स्थान विशेष में किसी एक निश्चित अवधि में जो व्यक्तियों की संख्या में जो वृद्धि होती है वो जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या में परिवर्तन कहा जाएगा। वर्तमान समय में राष्ट्रीय स्तर पर मुख्यतः जनसंख्या वृद्धि ही दृष्टिगत होती है, जिसके कारण जनसंख्या परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि का पर्याय मानने जाने लगा है। क्योंकि भारत में देखिए, अब 1950 के बाद निरंतर जनसंख्या में वृद्धि ही होती है, इसलिए जनसंख्या वृद्धि से तात्पर्य जनसंख्या का परिवर्तन है। क्योंकि जनसंख्या कम भी हो सकती है, जनसंख्या बढ़ भी सकती है, तो जनसंख्या परिवर्तन में दोनों चीजें आती है। लेकिन क्योंकि वर्तमान समय में जैसे राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो जनसंख्या परिवर्तन से मतलब जनसंख्या वृद्धि से ही हो गया है, क्योंकि जनसंख्या में निरंतर वृद्धि दिखाई दे रही है, तो परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि का पर्याय माने जाने लगा है। जनसंख्या परिवर्तन में धनात्मक या ऋणात्मक पर ध्यान नहीं दिया जाता, वरन इसे कुल संख्या के रूप में माना जाता है। तो ये जो चाहे ऋणात्मक हो चाहे धनात्मक हो, अगर जो अंतर आ रहा है, जो परिवर्तन आ रहा है पिछले वर्षों से, वो जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। देखिए, विश्व में जनसंख्या वृद्धि का एक अपना इतिहास है और वह निरंतर हम उस ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार जनसंख्या को देख सकते हैं। विभिन्न ऐतिहासिक कालों में जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति देश काल के अनुसार भिन्न भिन्न रही है। तो जनसंख्या वृद्धि को निम्न कालखंडों में बांटकर इसका अध्ययन किया जा सकता है। नंबर 1 है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, देखिए, प्रागैतिहासिक काल से मतलब क्या है, यानी आधुनिक मानव का विकास आज से लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व प्लीस्टोसीन युग में हुआ माना जाता है। तो लगभग 4000 ईसा पूर्व तक विश्व की जो जनसंख्या है वह कुल जनसंख्या केवल 53 लाख थी। कुल जनसंख्या मात्र 53 लाख मानी जाती है प्रागैतिहासिक काल में। दूसरा काल आता है प्राचीन काल। प्राचीन काल, इस काल में दक्षिणी एशिया, पूर्वी एशिया, जब दक्षिण एशिया से मतलब भारत, पूर्वी एशिया से मतलब चीन, दक्षिणी पश्चिमी एशिया से मेसोपोटामिया, उत्तरी पूर्वी अफ्रीका यानी मिस्र में कृषि व नगरीय विकास के परिणाम स्वरूप विश्व की कुल जनसंख्या 20 से 30 करोड़
के मध्य होने का अनुमान लगाया जाता है। यानी प्राचीन काल में आते आते 20 से 30 करोड़ होने का अनुमान लगाया जाता है। यानी प्राचीन काल में आते आते तो विश्व की जो जनसंख्या है वो 20 से 30 करोड़ हो जाती है। तो इस प्रकार से निरंतर। अब तीसरा है मध्यकाल। मध्यकाल देखिए, जो मध्यकाल है वो 700 ईस्वी पूर्व से 1650 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। 700 ईस्वी पूर्व से 1650 जो ईस्वी तक माना जाता है मध्यकाल। तो अधिकांश भागों में मानव बसाव इस काल में प्राकृतिक आपदाओं तथा महामारी के कारण इस काल में मृत्यु दर अधिकतम उच्च हो जाती है और इस कारण से जनसंख्या वृद्धि भी मंद हो जाती है। मध्यकाल के अंत तक यानी 1650 ईस्वी में विश्व की कुल जनसंख्या 55 करोड़ थी। यहां आते आते विश्व की जनसंख्या 55 करोड़ हो जाती है। यानी मध्यकाल तक हम पूरे विश्व के जो लोग हैं जिनकी जनसंख्या वो 55 करोड़ थी। चौथा काल आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल यानी 1650 ईस्वी से लेकर अब तक वो है जो आधुनिक काल है। तो 1650 में जहां 55 करोड़ थी वो जनसंख्या निरंतर बढ़ते बढ़ते, तो जहां 1650 में मात्र 55 करोड़ थे वो 1750 में 72 करोड़ हुई। फिर है जो 1850 में 133 करोड़ हुए, 1950 में 251 करोड़, 2000 में 610 करोड़, 2013 में 714 करोड़ और मार्च 2020 में यह 780 करोड़ हो जाती है। तो जनसंख्या में एक तरह से तीव्र वृद्धि की हम ट्रेंड्स देख सकते हैं। जनसंख्या वृद्धि है उसमें तीव्रता आती है और 50 वर्ष में विश्व की जनसंख्या में लगभग 360 करोड़ की वृद्धि हो जाती है। यानी 50 वर्षों में 360 करोड़ की वृद्धि होती है जो लास्ट की जो 50 वर्षों में। यानी प्रारंभ में जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ती है, लेकिन पिछले 50 वर्षों में इसमें तीव्र वृद्धि की जो ट्रेंड्स देखने को मिलती है वो, तो 50 वर्षों में ये बढ़कर 50 वर्षों में 360 करोड़ इसमें प्लस हो जाते हैं यानी जुड़ जाते हैं। तो इस प्रकार से जो जनसंख्या की जो वृद्धि है वो तीव्र रूप से हमें दिखाई देती है। तो जनसंख्या वृद्धि के कारण से विश्व में कई प्रकार की जो है हम समस्याएं देख सकते हैं, जिसके कारण से सभी का ध्यान इस ओर गया है कि जनसंख्या को नियंत्रित किया जाए। देखिए, जनसंख्या जो वृद्धि है उसका मापन 2 विधियों से किया जाता है। पहली है प्रतिस्थापना प्रक्रिया विधि। जनसंख्या जो वृद्धि है, जनसंख्या वृद्धि मापन की विधियां 2 विधियां हैं। तो पहली है जनसंख्या की
प्रतिस्थापना प्रक्रिया विधि, प्रतिस्थापना प्रक्रिया विधि, और दूसरी है अवलोकित परिवर्तन विधि। अवलोकित परिवर्तन विधि, ये दो विधियां हैं जिससे जनसंख्या जो है वृद्धि का मापन किया जाता है। तो प्रतिस्थापना प्रक्रिया विधि में मृत्यु का प्रतिस्थापन जन्म से माना जाता है, अर्थात जनसंख्या वृद्धि जन्म दर व मृत्यु दर के शुद्ध अंतर के आधार पर आकलित की जाती है। यानी जन्म दर कितनी है और मृत्यु दर कितनी, इन दोनों का पारस्परिक जो अंतर है वो इस विधि के द्वारा नापा जाता है। तो इस विधि में जनसंख्या वृद्धि का जो सूत्र है, यानी जनसंख्या प्रतिस्थापना प्रक्रिया विधि के द्वारा जो सूत्र है, जनसंख्या वृद्धि बराबर प्राकृतिक वृद्धि यानी जन्म माइनस मृत्यु बटे अपॉन मध्यवर्षीय जनसंख्या। मध्य वर्ष का जैसे मतलब से जो भी हमारी वर्ष है उसके बीच का काल लेंगे इंटू 100। तो इस प्रकार से इस सूत्र के द्वारा प्रतिस्थापना विधि के द्वारा जनसंख्या वृद्धि को मापा जाता है। ये जनसंख्या वृद्धि वास्तव में प्राकृतिक वृद्धि दर होती है, क्योंकि इसमें केवल जन्म दर एवं मृत्यु दर ही होती है। क्योंकि इसमें केवल जन्म दर एवं मृत्यु दर के आंकड़ों को आधार मानकर गणना की जाती है, तो इसमें प्रवास यानी माइग्रेशन के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखा जाता है। प्रवास संबंधी आंकड़ों को सम्मिलित करके जनसंख्या वृद्धि दर जो उसमें फार्मूले में परिवर्तन किया जाता है, तो जिसमें माइग्रेशन वगैरह का जब फिर ध्यान रखा जाता है तो सूत्र में परिवर्तन किया जाता है। फिर उस परिवर्तित सूत्र है जनसंख्या वृद्धि दर बराबर प्राकृतिक वृद्धि दर प्लस आई माइनस ई बटा मध्यवर्षीय जनसंख्या। तो यहां प्राकृतिक वृद्धि दर से तात्पर्य होता है जन्म दर माइनस मृत्यु दर, और आई से मतलब है अप्रवासी यानी ई माइग्रेंट्स, और ई है जो बहिर्गमी। इन दोनों को मतलब इसमें प्लस कर लिया जाता है, और इसके बाद में जो इस सूत्र के द्वारा जो जनसंख्या वृद्धि का मापन किया जाता है। अब दूसरी विधि है अवलोकित परिवर्तन विधि। अवलोकित परिवर्तन विधि, तो इस विधि में किसी प्रदेश में की गई जनगणना के दो क्रमिक आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है, और इसका सूत्र, तो दूसरी जो विधि है हमारी अवलोकित परिवर्तन विधि, उसमें सूत्र है जनसंख्या वृद्धि बराबर P2 माइनस P1, यानी P2 से मतलब है द्वितीय जनगणना वर्ष में जनसंख्या, और P1 से मतलब है प्रथम जनगणना वर्ष में जनसंख्या। तो इस प्रकार से इन दोनों का जो अंतर निकाल लिया जाता है, यह है अवलोकित परिवर्तन विधि। तो इस प्रकार से दोनों विधियों के द्वारा जनसंख्या वृद्धि का आकलन किया जाता है। अब जनसंख्या वृद्धि के मापन के पश्चात हम देते हैं कि जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने वाले कारक, देखिए अभी हमने देखा कि जनसंख्या वृद्धि में किन किन चीजों का है। तो जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने वाले तीन कारक है, जन्म दर है, मृत्यु दर है और स्थानांतरण है। किसी भी प्रदेश में जन्म दर, मृत्यु दर और स्थानांतरण उस क्षेत्र की जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने वाले कारक होते हैं। तो अब जन्म दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो हम मिले कि जन्म दर को प्रभावित करने वाले कारक, जन्म दर को प्रभावित करने वाले कारक,
जन्म दर को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए, जन्म दर को प्रभावित करने वाले कारकों में जैविक कारक है, जनसांख्यिकी कारक है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारकों की भूमिका मुख्य होती है। इनमें उर्वरता, वैवाहिक आयु, विवाह की अवधि, है ना, यौन स्वभाव आदि आधारभूत कारक जन्म दर पर प्रभाव डालते हैं। जैविक कारकों में प्रजाति, स्वास्थ्य एवं स्थानांतरण, आनुवांशिक जनता को सम्मिलित किया जाता है। यह देखा गया है कि विभिन्न प्रजातियों में जन्म दर भिन्न भिन्न होती है। जन स्वास्थ्य व जन क्षमता के मध्य संबंध स्थापित करना कठिन कार्य है। ब्राजील के आहारविद डी कास्ट्रो ने अपनी पुस्तक ज्योग्राफी ऑफ हंगर में ये बताया कि प्रोटीन ग्रहण एवं मानव उत्पादकता में प्रतिकूल संबंध होता है। सर्वाधिक प्रोटीन ग्रहण करने वाले लोगों में जनन क्षमता कम होती है। जन क्षमता या उर्वरता भी जन्म दर को प्रभावित करती है। स्त्रियों में यौन परिपक्वता या यौनारंभ से रजोनिवृत्ति तक की अवधि में जनन क्षमता या संतान उत्पादन क्षमता होती है। यह अवधि सामान्यतः 14 से 49 वर्ष की आयु के मध्य पाई जाती है तथा पुरुषों में 2 से 3 वर्ष बाद प्रारंभ होती है, जो काफी देर तक चलती है। तो जनांकीय कारकों में आयु, यौन संगठन, आवास तथा महिलाओं के कार्य संलग्नता आदि की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यौन अनुपात में असंतुलन एक प्रतिकूल कारक है। तो इस प्रकार से कई तथ्य होते हैं जो जन्म दर को प्रभावित करते हैं। अब है जन्म दर की तरह मृत्यु दर को भी प्रभावित करने वाले कई कारक होते हैं, और जिसमें जनांकीय, सामाजिक, आर्थिक कारकों के साथ ही अनेक आपदाएं प्रभावित करते हैं।